सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज पटना एंड जीएलएम कॉलेज पूर्णिया, पाटलिपुत्र हिस्टोरिकल सोसाइटी for organizing this faculty development program on this very relevant theme. The central theme of this faculty development program, which is continuing professional development of faculty. तो ये आज की डेट में इतना जरूरी है, और इसमें मेरा जो टॉपिक है उस पर मैं बाद में आऊंगा। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फैकल्टी इन प्रेजेंट टाइम्स टू रीडिफाइन आवरसेल्व्स, टू रीइन्वेंट आवरसेल्व्स, टू रीइनोवेट द टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज। हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है वो एक अलग समय में हुई है। आज के दौर के जो बच्चे आ रहे हैं वो अलग समय के हैं। हम लोगों ने जो बुक्स और सिलेबस का जो रिवीजन है वो तो टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन कई बार टीचर्स जो हैं वो एक उसी पुराने दौर में स्टक रहते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इतने चैलेंजिंग, इतने फास्ट, डायनेमिक एंड चेंजिंग वर्ल्ड में we as faculty we cannot afford to remain static in this modern and changing world. हम लोग ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग उसी तरीके से पढ़ाया जाए जिस तरीके से 1970 में पढ़ाया जा रहा था, जिस तरीके से 1980 में पढ़ाया जा रहा था, 90 में पढ़ाया जा रहा था और 2000 में पढ़ाया जा रहा था। स्पेशली आज के दौर में अभी कोविड टाइम्स जो चल रहा है, जो कोरोना की प्रॉब्लम सामने आई, तो एकदम से जो फिजिकल क्लासेस हैं, फिजिकल टीचिंग जो है वो बंद हो गई है, और एकदम से जो है ऑनलाइन मोड पे वी हैव टू स्विच। एंड दिस स्विचिंग फ्रॉम फिजिकल क्लासेस टू ऑनलाइन वाज नॉट अ चॉइस, बट इट वाज फोर्स्ड अपॉन अस बिकॉज ऑफ द क्रूशियल सर्कमस्टांसेस। ये क्रूशियल सर्कमस्टांस ने इस तरीके से हमें कर दिया, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। बट जो टॉपिक मैंने चुना है, जब ये शुरू में लिस्ट भेजी गई और जो टॉपिक्स आए, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन स्पेशली एक ये जो ब्लेंडेड लर्निंग एंड पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और मुझे लगा कि इस पे मैं अपने व्यूज शेयर करूं। हालांकि ये एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और बहुत सारे यहाँ पे विद्वत मौजूद हैं, और कुछ भी कहना, क्योंकि उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, कुछ टीचर्स का हो सकता है एक्सपीरियंस मेरी एज से ज़्यादा हो और बहुत सारे लोग मुझसे बड़े होंगे, तो कुछ भी उनको बताना या सिखाना एक तरीके से मैं कहूँगा कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन मैं सिर्फ अपना जो मेरा पिछले 5-6 साल का जो कॉलेज टीचिंग लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँ। तो हम लोगों की इस समय में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस प्रोफेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अगर हालांकि देखा जाए तो मैं इसको प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन को मैं प्रोफेशन नहीं मानता हूँ, इसको मैं सर्विस मानता हूँ। ठीक है, हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी भी दूसरे प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा है। जब भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल में और कॉलेजेस में भेजते हैं, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि उन बच्चों के जो माइंड है, जो हमसे पढ़ने आ रहे हैं, वो बहुत ही इंप्रेशनेबल माइंड है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को लगे कि जो बातें मैं कहूंगा वो स्कूल लेवल टीचिंग के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कॉलेज लेवल टीचिंग के लिए नहीं है। तो इस भ्रांति और इस मिथ को भी मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ कि कई बार कॉलेज के टीचर्स, क्योंकि मैंने 2-3 अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया है, और मैंने जो सैटरडे संडे को जो ओपन लर्निंग की क्लासेस होती है, मैंने वहां पे भी कुछ समय पढ़ाया है। तो मैंने देखा है कि कई बार टीचर दे टेक दिस फॉर ग्रांटेड दैट आवर जॉब इज टू ओनली इम्पार्ट द सिलेबस नॉलेज। जो सिलेबस हमको, एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हमको दिया गया है, उसको बस हम आगे बच्चों को पास ऑन कर दे ताकि वो अपनी परीक्षा अच्छे से दे पाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन पे काम करते हैं कि बच्चा अब स्कूलिंग करके आया है और उसका माइंड जो है वो अब तैयार हो चुका है, उसकी हार्ड वायरिंग हो चुकी है, अब हम उसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कॉलेज का बच्चा जब एंटर करता है कॉलेज में, उसकी उम्र 17-18 साल की होती है, वो भी, उसका माइंड भी उतना ही इंप्रेशनेबल है जितना कि स्कूल में है। थोड़ा सा रिलेटिवली डिग्री का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको भी पॉजिटिवली बदलना चाहें तो बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लेंडेड लर्निंग और पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज की हम बात करते हैं, तो इसमें इन दोनों वर्ड्स का मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आप लोगों को मतलब बताना चाहूंगा, सब लोग जानते भी होंगे। तो जो पेडागोजी बेसिकली होता है, दैट इज मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। वो टीचिंग का एक तरीका है, किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। एक वेल प्लान्ड, वेल थॉट तरीके से अगर हम पहले से अपने जो भी हम लोगों की प्रिपरेशन है, जो भी हमें जिस चीजें पढ़ानी है, उसका अगर हमारे पास एक एक्शन प्लान है, देन आवर क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव्स, एंड ऑल्सो
जो लर्निंग आउटकम है, जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है, वहां पे भी इंप्रूवमेंट देखी गई है। पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज की जो एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उसमें बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज पढ़ाई जाती हैं, मैं उन सब टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा एज अ लेमैन आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैसे चीजों को हम लोग बदल सकते हैं, कैसे हम लोग उनको ना सिर्फ पढ़ाएं बट हम लोग उनकी क्यूरियोसिटी को जगा सकते हैं, हम लोग उनमें एक हायर थिंकिंग, एक जो हायर थिंकिंग की जो एक हैबिट है उसको डेवलप कर सकते हैं। Why I'm talking about this higher thinking habit is because in my experience of these 5-6 years, I've realized that most of the students, when you meet them for the first time, for the second time, or in initial days when the classes begin, when you ask them what you want to do in life, then most of their goals, they are restricted to some job, or some want to go to corporate sector, some want to prepare for UPSC, some want to do SSC, some want to start their own business. But rarely I meet a student, I find a student who wants to bring a change in the society. ठीक है, तो ये हम लोगों का जो एजुकेशन का जो टारगेट है, जो हम लोगों का, वो सिर्फ अर्थ तक सीमित होकर रह गया है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ये हमें कोई बताएगा नहीं, ये हम लोगों को खुद से सोचना है कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या सिर्फ हमारा जो काम है वो सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है कि हम उसको जो सिलेबस की जो नॉलेज है वो उसको इम्पार्ट कर दें, हम उसको 20-30-50 बुक्स के नाम बता दें, हम उनको वो बुक्स दे दें, जो मॉडल्स इकोनॉमिक्स में जैसे बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को पढ़ ले, उन्हीं मॉडल्स को रट ले। तो यहाँ पे लेकिन कुछ भी बच्चे को इम्पार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने अंदर बदलाव करना बहुत जरूरी है। मैं एक रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, वेयर टैगोर सेज, आई कोट, "A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A teacher who has come to end of his subject, who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats lessons to his students, can only load their minds and he cannot quicken them." तो सबसे पहले शिक्षक होने के नाते हम लोग अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट करें कि हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहें। हम जिस दिन हम लोग सीखना बंद कर देंगे, हम लोग शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं। सबसे पहले हम लोगों को एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने की जरूरत है। जैसे जैसे हम सीखते भी रहे, हमें सब्जेक्ट पे कमांड होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं अगर इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ या कोई फिलोसफी का टीचर है, कोई संस्कृत का टीचर है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट ये जो डायनेमिक वर्ल्ड है, इसमें एवरी डे द इकोनॉमीज आर फेसिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस। जो सिचुएशन आज हम फेस कर रहे हैं, शायद पिछले 100 साल में इस तरीके की सिचुएशन कभी नहीं आई है। और किसी ने नहीं सोचा था अभी 2020 जब स्टार्ट हुआ कि इस तरीके की सिचुएशन हम लोग फेस कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी, ये पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी इट इज वेरी चैलेंजिंग। तो ऐसे में अगर टीचर सीखना बंद कर देगा, टीचर इवॉल्व नहीं करेगा, मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि हाँ मैंने जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो और जो अपने रिसर्च में जो जो मैंने सीखा है, बस दैट इज सफिशिएंट टू टीच माय स्टूडेंट्स, तो उस दिन जिस दिन मेरे मन में ये ख्याल आ जाएगा, आई सीज टू एग्जिस्ट एज अ टीचर, मैं टीचर कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। हो सकता है वो डेजिग्नेशन तो रहेगी, हो सकता है मैं कॉलेज में पढ़ाऊं भी, बट मॉरली आई फील कि उस दिन मैं टीचर नहीं रहूंगा। ठीक है, तो हम एजुकेशन का जो टारगेट है उसको अर्थ तक सीमित ना रखें, बच्चों में एक दूसरी तरीके की जो है थिंकिंग को हम लोग डेवलप करें। दूसरा जो ब्लेंडेड लर्निंग है उसमें मैं अगर आऊँ, अभी मैं सिर्फ इन दोनों चीजों को इंट्रोड्यूस एक बार कर रहा हूँ और अपना इसमें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं कुछ लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिससे हम अपनी टीचिंग को और क्वालिटी ऑफ टीचिंग और लर्निंग आउटकम्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग इज बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग along with the ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम लोगों के पास में जो फेस टू फेस टीचिंग है, जो ब्लैक बोर्ड और चौक से जो आप लोग क्लासरूम टीचिंग है, वो हम समझते हैं। और जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो कि बिल्कुल नया नहीं है, ऐसा 2000 के बाद से, इंटरनेट जब से भारत में आया
और कंप्यूटर्स जब से आए, प्रोजेक्टर्स जब से आए, तब से ये इसका कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। उसमें फिर बाद में इंटरनेट आने के बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो इन दोनों का जो एक मिक्सचर है उसका हम लोगों को इस्तेमाल करना है, सो दैट एंड द टारगेट, जो टारगेट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड दैट वी वांट टू इम्पार्ट टू स्टूडेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आप लोग देखिए, इसमें दो बातें मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। कुछ लोग इस सोच के लोग होते हैं दैट एनीथिंग दैट इज न्यू is very good and excellent and anything that is old it should be rejected. And on the contrary, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि जो old है that is always gold and they always resist the new things. तो इन दोनों तरीके के जो लोग हैं या फैकल्टी हैं उनसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा that before rejecting anything and before accepting anything we first need to experiment with those things. कुछ लोग हैं जो मैंने कहा कि जैसे ओल्ड इज गोल्ड है, तो वो हमेशा रेजिस्ट करेंगे, नहीं नहीं वो हम लोगों को अगर पीपीटी से पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, या फिर हम लोग अगर डिजिटल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो प्रोजेक्टर से पढ़ाने में वो मजा नहीं आता जो कि चौक से पढ़ाने में आता है या पेन पेपर पे पढ़ाने में आता है। या कुछ लोग जिनकी ट्रेनिंग थोड़े से मॉडर्न मेथड्स में भी, वो कहेंगे कि नहीं, जो आप लोगों का जो चौक वाला मेथड है दैट इज कंप्लीटली बोगस, और जो पीपीटी के थ्रू और जो है प्रोजेक्टर्स के थ्रू स्लाइड्स दिखा के वी कैन मेक द क्लास वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों ही, वी शुड नॉट रिजेक्ट एनीथिंग अनलेस वी रिजेक्ट और एक्सेप्ट एनीथिंग अनलेस वी एक्सपेरिमेंट विद दोज मेथड्स। एक इकोनॉमिस्ट हुए हम लोगों के, केनेथ जे एरो, और उन लोगों ने उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था दैट लर्निंग बाय डूइंग। आप पहले चीजों को करिए, आप चीजों को सीखिए, और उसके बाद यू आर कंप्लीटली फ्री टू ईदर एक्सेप्ट दोज और रिजेक्ट दोज। और एंड यू कैन ऑलवेज पिक अप द राइट थिंग्स फ्रॉम द राइट थिंग्स। आप दोनों मेथड्स में से जो अच्छी चीजें हैं हम उनको निकाल सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, फॉर नॉट जस्ट बेटरमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स बट बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्स ऑल्सो। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब तक हम में इंप्रूवमेंट नहीं होगी तब तक स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तब तक समाज में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो दोनों का मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, इसमें एक और जो है जिसमें अभी जैसे ऑनलाइन इस टीचिंग की बात आती है, तो हम लोग अपने सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किसमें जैसे कि इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग, जैसे ये सब स्टार्ट हुआ मार्च में और ऑनलाइन क्लासेस पे हम लोग स्विच हुए, तो सब लोगों ने कह दिया कि सी हाउ द टेक्नोलॉजी स्टैंड्स एक्सपोर्ट्स टुडे, हम इसके सहारे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो जो हमारा फ्लो होता था क्लास में वो पूरा टूट जाता है, बीच बीच में इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है, यू नीड अ वेरी गुड क्वालिटी स्मार्टफोन और लैपटॉप टू टीच थ्रू दिस। तो सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को पोज किया दैट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स एक्सपोज्ड और ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन क्योंकि तब ये भी लग रहा था कि हो सकता है 1-1.5 महीने में 2 महीने में चीजें खुल जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि इट इज नॉट एज बैड इट वॉज लुकिंग 2 months अगो। हम लोग इसके सहारे भी पढ़ा सकते हैं, दो the interaction level of a class and interaction level of online teaching is very different. There is वो अगर डिग्री में हम कहें तो उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी का डिफरेंस आ जाता है, almost 30-40% आपकी efficiency in terms of interaction I'm saying, because when you're in class you can anybody you can anytime you can call a student and ask him, you can see their face expressions whether they are understanding or not. ठीक है, लेकिन ये इसमें कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन but it should not stop us, it should not stop us from giving our best, it should not stop us from keep on trying again and again that how we can make things better for them. given these given the scenario, given the setup, given the internet connection and these things which we have, जो हमारे पास है इसका इस्तेमाल करके हम बेस्ट क्या हम स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे ब्लेंडेड लर्निंग में मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में एक और बात हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो वन साइज फिट ऑल, कि कोई ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं है जो सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो
आंध्र प्रदेश में अगर कोई आदमी एक गरीब है और एक गुजरात में गरीब है या राजस्थान में गरीब है, तो दोनों की गरीबी का कारण अलग हो सकता है, और अगर गरीबी का कारण अलग है तो उनका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं अलग होगा. देयर इज नो यूनिवर्सल सॉल्यूशन दैट विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो ऐसे ही ब्लेंडेड लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि हमें ट्रेडिशनल का भी इस्तेमाल करना है, हमें मॉडर्न का भी इस्तेमाल करना है. तो इट डज नॉट मीन दैट दिस मिक्सचर हैज टू बी एग्जैक्टली 50-50. I will use 50% modern technology, I will use 50% traditional technology, traditional methods. ठीक है. This degree, this percentage can be very different for different people. ये दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है कि मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 5 टीचर हैं, और एक जो है वो उसका रिलायंस जो है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे और बहुत कम ट्रेडिशनल पे है. लेकिन हो सकता है उसी डिपार्टमेंट में कोई और टीचर ऐसा है जिसके पास एक डिफरेंट क्लास है, जिस क्लास की नीड्स डिफरेंट है. हम लोगों को वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. जिस तरीके की हम लोगों की स्टूडेंट्स हैं, उस तरीके की हम लोगों को अप्रोच अपनानी है. हो सकता है मेरे कुलीग एक ऐसी क्लास को पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों का जो थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा सा हायर लेवल है. बहुत बहुत कम समझाने से, एक जैसे कहा जाता है एक समझदार को इशारा ही काफी है, तो उनको एक बस बुक बता दी गई, थोड़ा सा उन लोगों को नोट्स दे दिए गए तो उनका काम चल जाता है. और हो सकता है उसी समय मेरे पास एक ऐसी क्लास है जिस क्लास को बार बार हर तरीके से समझाना पड़ रहा है, लेकिन उनके लर्निंग आउटकम में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है. तो यहाँ पे आई कैन नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स. ये अब मेरे ऊपर है कि यहाँ पे दिस इज अ चैलेंज टू मी कि हाउ आई विल डील विद दिस प्रॉब्लम एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव देयर लर्निंग आउटकम्स. ये एक बात है. तो स्ट्रैटेजी जो है वो वेल थॉट होनी चाहिए. जो मैंने शुरू में कहा कि मैं पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज के टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊँ. बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, पॉवर्टी को लेके, डेवलपमेंट को लेके सैकड़ों मॉडल्स हैं. तो पॉवर्टी तो सॉल्व नहीं हुई दुनिया की. तो वो मॉडल जिस काल में बनाए गए, जिस देश के लिए बनाए गए, वो हो सकता है वहां के लिए सूटेबल हो, लेकिन यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है. तो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज दीज हैव बीन इवॉल्विंग. ठीक है, ये इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक बहुत अच्छी एक किताब में कोई 4 पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी दे रही है तो वो आपकी क्लासरूम में फिट हो जाएंगी. You need to evolve your own pedagogical strategy for teaching. You need to blend those methods for yourself. Those methods have to be unique so that you can, for the maximum benefit of your students. यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जैसे है, मैं पुराने टाइम्स की एक बार बात करूंगा कि जैसे कैसे टाइम चेंज हो गया है. आप लोग देखेंगे कि 70s में, 80s में टीचर कई बार बच्चों पे हाथ भी उठाते थे, पेरेंट्स भी उठाते थे, और उसको जस्टिफाइड भी समझते थे. ठीक है. लेकिन अब आप समय देखिए, अब समय कितना बदल गया है. अब कोर्ट की भी रुकावट है. इनफैक्ट अब टीचर्स भी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं दैट दे शुड नॉट हिट द चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन दिस टाइम दे आर मोर सेंसिटिव. आप लोग आज से 20 साल पहले कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि स्कूल का बच्चा डिप्रेशन में है या एंजाइटी वो फील कर रहा है. लेकिन आप ये, अब ये बहुत कॉमन चीज हो गई है अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी, और ये स्कूल के स्टूडेंट्स में भी, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज. तो ऐसे में अगर आप बच्चे को, आप सोचें कि एक जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये पहले बहुत माना जाता था. टीचर ने हमें भी हिट किया है. मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी मारा है, मेरे फ्रेंड्स को भी मारा है. माय पेरेंट्स आल्सो टेल मी कि जब वो गांव में स्कूल में पढ़ते थे कि टीचर दे वर सो स्ट्रिक्ट और डंडों से पिटाई की थी. बट यू कैन नॉट डू दिस विद चिल्ड्रन ऑफ दिस जनरेशन. हमारे कॉलेज में मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट काउंसलर एक अपॉइंट किया गया कॉलेज की तरफ से, और जिनको शुरुआत में 2 दिन दिए गए कि आप मंडे और ट्यूसडे को आइए और स्टूडेंट्स आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बाद में, लेकिन एक बार जब बच्चों का वो बैरियर, हेजिटेशन ब्रेक हो गया, और तो साइकोलॉजिस्ट के पास में इतने बच्चे आने लग गए अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कि उनको 2 दिन से फिर इंक्रीज करके 4 दिन करना पड़ा. फिर उसमें बहुत सारे टीचर्स ने भी उनसे कंसल्ट किया. तो ये जो चीजें हैं, हमें इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है. तो ये मैंने जो आप लोगों को जैसे बात की, जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग है और ये है, तो इसमें हम अगर फ्लो की बात करें तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्योरली थ्योरेटिकल हैं,
And then there are some subjects which are technical in nature, like mathematical economics and statistical methods. तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो if I have to teach mathematics to them, I am more comfortable teaching them on a blackboard than teaching with the PPT slides. ठीक है, क्योंकि पीपीटी स्लाइड्स में मैं पहले से सारी की सारी इक्वेशन और क्वेश्चन को सॉल्व करके रख लूंगा. अब मैं मुझे बार बार क्या करना है कि स्लाइड चेंज करनी है और उनको मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा. Whereas student learn more when I do it live on the blackboard. जब मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये ब्रैकेट है, इसको हम खोलते हैं, हाउ द टर्म्स कम आउट टू बी आफ्टर वी ओपन द ब्रैकेट, और ये सारी की सारी चीजें, हाउ द रिजल्ट कम्स आउट टू बी, वो मुझे वहां पे वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है. बट देर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर प्योरली थ्योरेटिकल, लाइक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लाइक ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी. जो मैंने आपसे बात की कि हर स्टूडेंट की नीड अलग है. जैसे एक सेमेस्टर में व्हेन आई टॉट global political economy, I first ask my students and that what method you want me to choose for teaching. ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि मैं प्योरली एक लेक्चर, एक फ्लो में एक लेक्चर देता रहूं, you will make your own notes, or you want me to give you notes, or you want me to be 50-50. आप कैसे चाहते हैं कि मैं कुछ पढ़ाऊं कुछ लिखूं, कुछ पढ़ाऊं कुछ लिखूं. तो एक सेमेस्टर में तो ऐसा हुआ कि बच्चों ने कहा कि नहीं सर, आप अपने फ्लो में एक लेक्चर दीजिए और वी विल मेक आवर ओन नोट्स एंड देन वी विल स्टडी द टेक्स्ट एंड देन वी विल if we'll find any problem then we will come back to you. लेकिन सेम पेपर जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आया, जब दोबारा से घूम के, तो जो मेरे पास बच्चे आए दोबारा, तो उनसे जब मैंने इस तरीके की बात की तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग ऐसे सुन के नोट्स बनाने में वी आर नॉट कंफर्टेबल. ठीक है, आप अगर हमको खुद से लिखवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लिसनिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम. तो ये दूसरे बच्चे हैं. अगर मैं इनको कहूं कि नहीं, 2 सेमेस्टर पहले वाले जो बच्चे थे वो तो मैं जब लेक्चर देता था तो चुपचाप लिख लेते थे, तुम क्यों नाटक कर रहे हो और तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तो इट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट. उनकी जरूरतें अलग हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत अलग होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस वाली बातें आपके सामने रखी कि जो मैंने 5-6 सालों में सीखा है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ. अब मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैसे ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इनसे हम अपनी उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों का लर्निंग आउटकम और हम लोगों की क्वालिटी ऑफ टीचिंग. तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज गेटिंग टू नो योर स्टूडेंट्स. हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक टीचर का जो ट्रेडिशनल रोल जो उसको कहा जाता है कि फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर, हम लोगों को दोबारा से वो बनने की जरूरत है. मुझे लगता है कि कहीं 2000 के बाद ये खो गया है, ये चीज खो चुकी है या फिर कम हो गई है. हमें दोबारा से उनका फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर बनना है कि वो सिर्फ हमारी अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ना आए, लेकिन अपनी दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी हमारे पास आए. तो ये बहुत जरूरी है. तो इसमें गेटिंग टू नो द स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो किस, जैसे मैं अभी जिस कॉलेज में हूँ उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में कई बार कुछ बच्चे, कई बार इनफैक्ट 20-30% बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं. तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज गुड क्वालिटी बुक्स आर नॉट अवेलेबल. तो मुझे उनकी कैसे मदद करनी है, वो लोग इस समय कहाँ खड़े हैं और उनको कहाँ तक जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं तो हमारा मतलब है कि उनकी अभी क्या पोजीशन है, उनकी इंटेलेक्चुअल पोजीशन क्या है, उनकी जो थिंकिंग है वो किस तरीके की, और उनको कहाँ तक पहुंचाना है. यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात मैंने कहीं पे सुनी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 2 लोग हैं, एक के पास साइकिल है लेकिन उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, तो वो आज नहीं तो कल वहां पे पहुंच जाएगा. लेकिन एक दूसरा आदमी है जिसके पास में मर्सिडीज है लेकिन उसे पता नहीं है उसको कहाँ जाना है, तो वो कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा. तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट कहाँ खड़ा है. स्टूडेंट के मन में एक ये भाव जगाना है कि आपका जो ये पढ़ाई का टारगेट है, ये सिर्फ किसी नौकरी पाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं है. यू हैव अ लार्जर रोल इन दिस सोसाइटी. यू हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड टू डू समथिंग ग्रेट. ये हम लोगों ने एक अपने आप को बहला फुसला लिया है कि नहीं नहीं भाई, एक साधारण जीवन हम लोगों को जीना है, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हर कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता, हर कोई भगत सिंह तो नहीं हो सकता, हर कोई महात्मा गांधी तो नहीं हो सकता, गौतम बुद्ध विवेकानंद नहीं हो सकता, बट वी कैन बी समवेयर. आई कैन नॉट बी 100% स्वामी विवेकानंद,
बट कैन आई बिकम 0.00001% ऑफ स्वामी विवेकानंद? उन्होंने अगर अपनी लाइफ में 10 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस किया या उनके आइडियाज आज तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो क्या मैं एक को नहीं कर सकता? क्या मैं दो को नहीं कर सकता? वाई वी ऑलवेज थिंक दैट अ स्मॉल चेंज इज नो चेंज? हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई अगर जरा सा बदलाव है तो कोई बदलाव नहीं हुआ, इससे अच्छा कुछ मत कीजिए, आप कॉलेज जाइए, पढ़ाइए और घर आ जाइए, वापस सो जाइए नहीं तो क्रिकेट मैच देखिए। तो इससे हमें ब्रेक करना है और इसे अपने स्टूडेंट्स में भी हम लोगों को डालना है। तो सेकंड है एक यूनिवर्सल डिजाइन फॉर टीचिंग। अच्छा, इसको हम लोग वन साइज फिट ऑल से ना, यूनिवर्सल डिजाइन से मेरा मतलब है कि एक ऐसा डिजाइन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की नीड को केटर करे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की नीड अगर केटर हो जाएगी तो फिर उसमें अगर कुछ बच्चे बचते हैं तो फिर हम उनका ध्यान रखें कि कैसे हम इनकी एक्स्ट्रा मदद कर सकते। तीसरी एक बात इसमें, टीचिंग लाइफ स्किल्स। माई टीचिंग शुड नेवर बी रिस्ट्रिक्टेड टू माई सब्जेक्ट। मैंने जैसे मुझे इकोनॉमिक्स का, मैं तो विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मैंने थोड़ी फिलोसफी भी पढ़ी है और मैं लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, और अभी जो कुछ जो है आप लोगों का इंग्लिश लिटरेचर की भी मेरे को थोड़ी नॉलेज है। तो मैं क्यों हमेशा अपने लेक्चर में उनको इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊँ? क्या किसी दिन मैं ब्रेक लेके उनको कुछ हिस्ट्री के बारे में नहीं बता सकता? क्या किसी दिन मैं ब्रेक लेके उनको थोड़ी फिलोसफी का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता हूँ? क्या मैं उनको कभी लिटरेचर के बारे में नहीं बता सकता हूँ, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड? क्या मैं उनको कभी एक एप्लीकेशन लिखना नहीं सिखा सकता हूँ? मैंने ये क्यों मान लिया है कि ये स्कूल में ही सब कुछ सीख के आए होंगे? क्या मैं उनको एक लेटर लिखना नहीं सिखा सकता हूँ? तो ये जो लाइफ स्किल्स हैं, ये इन पे भी टीचर काम करता रहे। और एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो रीडिंग हैबिट है, टेक्स्ट बुक्स तो हमको पढ़नी है बिकॉज इट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस, तो टेक्स्ट बुक्स को तो आपको इंजॉयबल बनाना ही है। टेक्स्ट बुक्स को तो बच्चे इंजॉय करे ही करे, वो एक्स्ट्रा रीडिंग भी करे, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लाइफ स्किल्स की जहां बात आती है तो आई वुड लाइक टू शेयर कि एक गुरचरण दास एक ऑथर हैं। गुरचरण दास, बहुत लोग मुझे लगता है उनसे वाकिफ भी होंगे, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी, इंडिया अनबाउंड, द एलिफेंट पैराडाइम, इंडिया ग्रोज एट नाइट, और द रिडल ऑफ कामा, अभी रिसेंट उनकी एक जो बुक आई है। और जॉन रॉल्स के वो स्टूडेंट रहे जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न स्कूल दिल्ली फर्स्ट, एंड देन दे शिफ्टेड टू अमेरिका, जहाँ पे उनकी अमेरिका में रिमेनिंग स्कूलिंग ईयर्स हुए। तो इंडिया अनबाउंड में वो शेयर करते हैं दैट देयर वाज अ क्लास इन वीक, इन वन डे ऑफ द वीक, जहाँ पे जिसको कहा जाता था वर्कशॉप क्लास। तो उस वर्कशॉप क्लास में क्या सिखाया जाता था? बेसिक लाइफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप, जैसे कि प्लम्बर का जो काम होता है, जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, जो थोड़ा बहुत कारपेंटर का काम होता है, थोड़ा जूता चप्पल ठीक करने वाले, इस तरीके के काम अमेरिकन स्कूल में सिखाए जाते थे। ये 1960 की बात है। तो उसको वर्कशॉप क्लास कहा जाता था, और उसमें उन्होंने ये भी बताया दैट दिस आइडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम जापानीज आइडिया, कि आप इतने छोटे छोटे कामों के लिए कम से कम किसी पे डिपेंडेंट ना हो। आप जापान को देखिए, जापान के स्कूल्स में स्कूलों में स्वीपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले वो अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं और फिर उसमें बैठते हैं। तो आपको यहाँ बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा कि यू नीड टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, बच्चा खुद कर रहा है। बच्चा खुद कर रहा है और वो सीखेगा, और जीवन भर वो उसको आत्मसात वो कर लेगा। ठीक है, तो वर्कशॉप का एग्जांपल दिया। एक कोऑपरेटिव लर्निंग का, कोऑपरेटिव लर्निंग जहां पे डिफरेंट एबिलिटीज वाले जो स्टूडेंट हैं वो साथ बैठ के पढ़ सकें, साथ बैठ के कुछ शेयर कर सकें, और इससे वो सब्जेक्ट तो सीखेंगे। एक और जो चीज है जिसको टैकल कर सकते हैं वो है एनवी और जेलिसी की फीलिंग। एक जो एनवी और जेलिसी की फीलिंग है, वो बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि स्कूल टाइम में तो होती थी, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो बहुत इंक्रीज होती जा रही है। जहां पे अगर किसी दिन एक स्टूडेंट मिस कर जाता है और वो अगले दिन जाके किसी दूसरे स्टूडेंट से नोट्स मांगता है, तो वो उसको नोट्स देने के लिए तैयार नहीं है। उसको लग रहा है कि ये एक दिन के नोट्स अगर मैं इससे कुछ छुपा लूंगा तो मैं 5 नंबर ज्यादा ला पाऊंगा, या मैं आगे निकल जाऊंगा और ये पीछे रह जाएगा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जब हम बच्चे को शुरू से सिखाते हैं तो उनमें ये जेलिसी और एनवी की फीलिंग जो है ये कम होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो एज अ सोसाइटी। हम लोग इतनी होड़ में ना लगे, एक कंपटीशन, ये कोई रैट रेस जो हम लोगों पे को सिखा दिया गया है ऊपर से कि एक रैट रेस है, आप इसमें नहीं भागेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग वी आर हेयर टू को एग्जिस्ट।
जो E.F. शुमाकर की एक बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि वी आर नॉट हेयर टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड बट टू को एग्जिस्ट विद द नेचर। हम लोग नेचर के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए आए हैं। हमें किसी के राइट्स का अतिक्रमण नहीं करना है, हमें किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप गुलाम बनाना है तो पहले तो अपने आप को ही बना लीजिए, पहले तो अपने मन को गुलाम बना लीजिए कि वो काबू में अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि आधी समस्याएं जो है दुनिया की वो सॉल्व हो सकती हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, फिर एंगेजमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, एक पॉइंट है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे, अछूता ना रहे क्लास में कि सब लोग पार्ट ले रहे हैं, वो पार्ट नहीं ले पा रहा है। अगर वो नहीं ले पा रहा है तो आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्यों नहीं ले पा रहा है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद में एक इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं बस अपने अनुभव से इनको शेयर कर रहा हूँ, या जो भी मेरे को छोटी मोटी नॉलेज है। ये सबके लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। कोई कोऑपरेटिव नॉलेज को किस तरीके से क्लास में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है, मैं कैसे करता हूँ, वो बिल्कुल अलग हो सकता है। आप एक एक जो मैं प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस करता हूँ, दैट इज कि जब भी असाइनमेंट्स देने होते हैं या टेस्ट लेना होता है, तो आई डू नॉट गिव अ सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं उनको एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ और सबको अलग अलग देता हूँ। आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो डिफिकल्टी लेवल है जो थोड़ा सा सेम रहे, अलग अलग ना हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो इससे आप वैसे एक थोड़ा एक चीटिंग वाली जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है उसको भी आप रोक सकते हैं। और स्टूडेंट्स के पास में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो एक बार जब वो कर लेते हैं तो फिर उसको एक्सचेंज भी मैं कर देता हूँ कि सबके पास एक, दे हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। और दूसरा एक और बात है कि इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जो मैंने कहा कि जब हम क्लास स्टार्ट करें, जैसे पंकज सर ने भी जो आनंद वर्धन की बात बताई, तो उसमें क्या कहा कि टेक्स्ट लिखने से पहले he thought about all the possible questions which could be posed about this text, और उसने वो उन क्वेश्चंस को केटर किया। तो ये इंक्विजिटिवनेस और ये क्यूरियोसिटी हम लोगों को बच्चों में जगानी है कि सिर्फ पढ़ ना लें, सिर्फ रट ना लें और फिर जाके उसको क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आंसर शीट्स होती हैं उस पर उगल ना दें। इस टेंडेंसी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक डिफरेंट स्टूडेंट्स, एक डिफरेंशिएशन, ये बात पहले भी रिपीट हो चुकी है कि हर स्टूडेंट की जो नीड है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। तो हम लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि किस स्टूडेंट की मदद हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर लास्ट में मैं अब ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, और लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वैल्यू एजुकेशन जो है, और ये वैल्यू एजुकेशन हमको उनको किताबों से पढ़ानी नहीं है, ये हमको उनको अपने कंडक्ट से दिखाना है, जिसको हम कैसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल। और एक संस्कृत में कहा जाता है, हो सकता है मेरी संस्कृत तो उतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन मैंने सुना था कहीं, बट आचार्य किसको कहा जाता है? आचरण करोति इति सह आचार्य, कि जो आचरण करे वो आचार्य है, जो भाषण दे वो आचार्य नहीं है। हम लोग जो भी उनको बोले वो हमारे आचरण में आए, तब वो सीखें। आप देखिए, पहले शिक्षक का रोल मदन मोहन मालवीय जी, BHU का उन लोगों ने निर्माण किया। आप उनका, आप पढ़ें, आप उनका जीवन पढ़ें तो आपको पता चलेगा क्या कैसा उनका जीवन रहा। आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक कहानी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी, और बाद में भी मैंने उनके जीवन के बारे में बहुत पढ़ा। तो आप देखेंगे कि वो एक कॉमन एग्जाम्पल, जहाँ पे वो एक गेस्ट जो उनके पास मिलने आने वाले थे उनको वो खुद ही रेलवे स्टेशन पर लेने चले गए, और जो गेस्ट था उन्होंने उनको कुली समझ लिया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्हीं का सामान लेके घर में आए। तो ऐसा जीवन हो, खाली हम बोले नहीं कि सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा जीवन हमारा हो। बट बाय सादा जीवन आई डू नॉट मीन कि हम लोग मॉडर्न ना हो। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का हम लोग भेद समझे, बहुत लंबे समय तक हम इन दो टर्म्स में कंफ्यूज रहे। हम लोगों ने वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन समझ लिया, और सिंपली वी केप्ट ऑन इमिटेटिंग, बंदर की तरह हम लोग जो वेस्ट कर रहा है हम उसी को इमिटेट करने लग गए। तो इन दोनों का हम भेद समझे, हम लोग अपने आप को रिडिफाइन करें, अपने आप को रीइन्वेंट करें। हम अपने स्टूडेंट्स को भी अपने आप को बार बार जो है रीडिफाइन और रीइन्वेंट करने की जो सलाह दें। उनमें एक ये जो इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी, एक हायर थिंकिंग, ये सब जो चीजें हैं ये हम उनमें डालें। और मुझे लगता है कि अगर ये सब कुछ कॉमन, तो इसीलिए जो मैंने शुरू में, मैंने कोई टेक्निकल मॉडल्स की बात नहीं की, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज में अगर आज अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको हो सकता है ऐसे पता नहीं 50 मॉडल मिल जाएं,
और उनमें टेक्निकल टर्म्स है, ऐसी बिहेवियर लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी लर्निंग होनी चाहिए, वैसी लर्निंग होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल लर्निंग होनी चाहिए, ऐसे मॉड्यूल्स होने चाहिए। तो वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन यू हैव टू चार्ट इट आउट अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन। किसी अमेरिकन स्कूल जो है उसकी जो पेडागोजी है आप वो इंडियन स्कूल में नहीं लगा सकते। आपको वो अपने परिवेश के अकॉर्डिंगली, जैसे इकोनॉमिक्स में हम एक बात पढ़ाते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, रेप्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज द बिगेस्ट डिजास्टर। कि एक किसी और देश की आर्थिक नीति को हमने अपने देश की आर्थिक नीति में अगर चिपका दिया तो उससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ये जो पेडागोजी है और ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है, ये सबके लिए बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, एक संस्कृत में एक श्लोक है कि पूरा श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पहले लाइन से सब लोग समझ जाएंगे कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न और कुंडे कुंडे नवम पयः जातो जातो नवाचारः और जातो जातो नवाचारः और नवावाणी मुखे मुखे। तो विच मीन्स कि जो आप लोग मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जो लोग हैं सबकी जो मति है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। फिर कुंडे कुंडे नवम पिय मीन्स कि अलग अलग बर्तन में अगर आप पानी पिएंगे या कोई भी पेय पदार्थ पिएंगे तो वो बिल्कुल उसका स्वाद जो है वो स्टील के ग्लास में पिएंगे अलग रहेगा, पीतल में पिएंगे अलग रहेगा, आप उसमें मिट्टी के में पिएंगे अलग रहेगा। जातो जातो नवाचारः की अलग अलग उसके हिसाब से, जातियों के हिसाब से भी जो लोगों का बिहेवियर होता है उसमें भी कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं। और नवः वाणी मुखे मुखे की एक ही बात को अलग अलग लोग जब डिस्क्राइब करेंगे तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से करेंगे, सबका बोलने का तरीका वो सब कुछ अलग अलग होता है। बट ऑल आई वांट टू से इज विद दिस श्लोका दैट स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, टीचर्स आर डिफरेंट, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, टाइम्स आर डिफरेंट, तो वी नीड टू कीप इवॉल्विंग आवरसेल्व्स। जो और ये जो हमें अभी समय मिला है कोरोना से, ये समय मुझे लगता है कि एक बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। मतलब ये हो सकता है कि शायद दोबारा हम लोगों को ना मिले, दोबारा मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ कि दोबारा ना मिले, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में भी आप लें कि ये जो आपको समय मिला है, हर एक हम जैसे दिल्ली में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका तो मिनिमम 2 to 3 आवर्स, बहुत लोगों का ट्रैवल कॉस्ट, हम लोगों का ट्रैवल टाइम और ट्रैवल कॉस्ट दोनों हम लोगों का बच रहा है। तो इस समय को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी सब बातों के साथ में मैं अपनी बात को एंड करना चाहूँगा। एक बार फिर से सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज़ का, जीएलएम कॉलेज पूर्णिया का प्रिंसिपल सर का, जो मैं पहले भी एक दो सर के एफर्ट्स के साथ में जुड़ा, यहाँ पे एक दो वेबिनार्स में जुड़ा, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बार बार जो है वो इस समय में भी वो खाली नहीं बैठ रहे हैं और इस समय को भी वो प्रॉपर यूटिलाइज, सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज भी, जैसा पंकज सर ने कहा कि उसको अब एक लेवल ऊपर आ जाना चाहिए, उसको पटना को छोड़ के, मतलब इट शुड नॉट बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पटना, बट वो आगे भी बढ़े और दिल्ली में आए, हम सब लोग हैं और क्या कहते हैं सहयोग करने के लिए, और ग्लोबल लेवल पे जो है इस तरीके के जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज करें। और फिर से मैं एक बार, मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं उम्र में और अनुभव में आप सब लोगों से बहुत छोटा हूँ, तो कुछ भी अगर ऐसी दृष्टता मुझसे हुई हो कि मैंने कोई भी ऐसी बात बोली हो जो किसी को ठीक ना लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर से मैं सभी लोगों का, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का, ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत हृदय से आभार देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने जिस तरह से ब्लेंडिंग लर्निंग के बारे में समझाए और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में जैसे समझाए, ये बहुत अच्छी तरीका से आप समझाए और हम लोग सब इससे कुछ सीखेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर ओपन डिस्कशन। Anyone can ask your question by raising your hand. मेरा एक सवाल था। हेलो। Yes. हेलो जी। my name is Raghavendra Kumar Singh. Yes, I am Raghavendra Kumar Singh. Yes, yes. Yes. जी जी बोलिए। Should I talk to Dr. Pankaj Misra sir?
एक Yes, मिनट। I want to ask a question to him. Yes, yes, I am here. Yes, yes. Sir, good evening, sir. Good evening, good evening. Yes, first of all, I cannot resist the temptation of thanking you from the bottom of my heart for your wonderful lecture, for which I had been waiting for a long time, because this webinar is not for the students of literature, but I can utter the truth that perhaps I was waiting for you only. Oh my, So, oh my goodness. thank you so much. So once again, thank you so much for your systematic presentation of the subject. You have done a great justice to the writing research paper recognition of scholarship. Sir, I have my question, and your systematic presentation was astonishingly superb. But my question is very simple, sir. The first point is to be cleared. I too will. That doesn't mean that I don't. इसका ये मतलब नहीं है सर कि मैं चीजों को नहीं समझ पाया हूं. मैं बढ़िया से आपने जो 13 पॉइंट दिए हैं मैंने उसे बहुत बढ़िया से समझा है. ये जो पहला वाला सर है ये मुझे प्राय दिक्कत करता है जब मैं ये अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च एरिया. मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि टॉपिक का चुनाव करते समय शिक्षक को क्या सावधानियां बरतनी है और वह जो रिसर्च स्कॉलर बनेगा उसको क्या हिदायत देनी है. इस पर अगर जो सर आप अपना प्रकाश डालते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मेरे मुंह से बहुत सारे शब्द छीन लिए, मैं क्या बोलूं. लेकिन हम शुरू करते हैं. देखिए, हम लोग सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में एक बड़ा ही सुंदर वाक्य का प्रयोग किया था और हम सब लोगों के लिए. पाली में वो है अपदीपो भव. संस्कृत में उसको हम कहते हैं आत्मदीपो भव. उसको और अच्छी तरह से अगर हम समझें कि हमें स्वयं अपनी प्रतिभा की पहचान होनी चाहिए. हमें जिसको कहते हैं आम भाषा में हमें हमारी सीमा, जो हमारा जो एक लिमिट है, हमें उसकी पहचान होना चाहिए. क्या होता है कि आजकल ही नहीं, आज तो चलिए कोरोना टाइम है, वेबिनार ने बड़ा अच्छा एक मौका दिया हम सब लोगों को मिलने का, लेकिन आए दिन इस तरह के सेमिनार खूब पहले भी होते रहे हैं और हमारे पास, आप सब लोगों के पास ब्रोशर आता है, टॉपिक एक मेजर होता है, फिर उसके सब टॉपिक्स होते हैं. हम ये नहीं सोचते कि हमें किस विषय पे बोलना है, बल्कि हम पहले ये सोचते हैं कि भैया इसमें तो हमें भाग लेना है, जाना है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा. सर, हम खुद अपने को ये सोचें कि हमारा इंटरेस्ट किस में है. मैंने कहा कि जब अविनाश जी का मेरे ऊपर काफी रहता है, उनकी कृपा दृष्टि आई, वो ब्रोशर मुझे मिला, मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं किस पे बोलूं. कुछ पे मेरे हाथ पैर नहीं चलते, कुछ पे मैं कई बार बोल चुका हूं, अब नया विषय नहीं है, जो भी होगा वो पिष्ट पेशन होगा, यानी आटे को ही पीसना होगा, पीसी हुई बात को ही पीसना होगा. तो एक नया विषय लिया और मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए था कि पिछले लगभग 4-5 वर्षों से मैं इस रिसर्च एरिया में काफी जगह मैंने बोला, लेकिन उसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बोला था. द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन रिसर्च पेपर राइटिंग. इसीलिए सबसे पहले सर जरूरी यह है कि हमें यह देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हम अपने को कहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं. अब अगर मेरे पास आएगा, मैं E=mc² पे नहीं बोल सकता, और अगर मैं उसमें रिसर्च पेपर लिखूंगा तो मेरी क्या हालत होगी. सर बंदर ना जाने अदरक का स्वाद. तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें स्वयं को ये पहचानना. जरूरी नहीं है, अगर हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो हम पेपर नहीं लिखेंगे. क्यों लिखेंगे पेपर, ये भी चीज हमें देखना है. सिलेक्शन के साथ साथ रिजेक्शन की का भी जो है वो क्षमता हमारे पास है. हम रिजेक्ट भी करेंगे कि नहीं, हमें नहीं ये बोलना है, हमें ये नहीं करना है. इन दैट सेंस सिंपली द फर्स्ट इट शुड बी आवर इंटरेस्ट, माय इंटरेस्ट. ठीक है. और फिर हमारा नॉलेज है. अब देखिए क्या होता है आजकल, हम खास करके मैं अपने संस्कृत लिटरेचर की बात करूं, जो भी आपको टीचर मिलेंगे ना, वो वेद पे भी बोलने के लिए तैयार हैं, वो ज्योतिष पे बोलने के लिए तैयार हैं, वो धर्मशास्त्र पे बोलने के लिए तैयार है, रामायण के लिए भी. अरे बाबा, आपकी एक्सपर्टीज सारे में नहीं है, आप क्यों हाथ पैर डाल रहे हैं. इसलिए हिस्ट्री में भी देखिए है, अगर मेडिएवल में है तो आप मेडिएवल को पकड़ के रहिए, हिस्ट्री में एंशिएंट में है तो एंशिएंट में पकड़ के रहिए, अगर आप मॉडर्न के हैं मॉडर्न पकड़ के रहिए. तो इस तरह से हमें सबसे पहले अपने दायरे को देखना होगा कि हम कहां तक अपने को फिट कर पा रहे हैं.
नहीं होता है हम नहीं बोलेंगे। तो ये तो सबसे पहले जानना जरूरी है। फिर क्या होता है कि उस वाइडर टॉपिक में भी एक इंटरनल चीज आपको दिखती है जो कहीं ना कहीं मैच करता है, ट्यूनिंग होती है आपके और उस टॉपिक की। then we proceed for that. Simply in nutshell, it's our merit, it's our genius, it's our thing to decide the topic. हमारी प्रतिभा है, हमारा इंटेलिजेंस है। और मैं क्या कहूँ इस पे, और तो Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. पंकज सर एक काम करेंगे, अभी हैंड रेज है, राघवेंद्र जी का भी